जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज आप जो क्लास देख रहे हैं वो 1031 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1031 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उसे नोटबुक पे नोट कीजिए। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। दोस्तों, यहां पे जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं ये क्लास आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों, हम जिस समाज के हिस्सा हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समाज के हिसाब से ढलना भी पड़ता है। अभी आज वर्तमान में अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी रास्ता है जहां पर अगर आप एक बार चले गए तो वहां पर आपकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। और आप जब लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो आप अपने सफलता के करीब पहुंचते जाते हैं। तो आप कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। एक दिन जरूर आएगा जब आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे सर आज मेरी नौकरी लग गई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अपग्रेड भी करते रहिए अपने लाइफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और यह क्वेश्चन जापान के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने, आपसे पूछा जा रहा है। शिगेरू इशिबा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को नया प्रधानमंत्री मिल गया है और जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है शिगेरू इशिबा। आइए शिगेरू इशिबा को देखते हैं। तो आप मेरे पीछे ये शिगेरू इशिबा को देख रहे हैं। ही विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब देखिए, ये 1 अक्टूबर यानी कल से इस पद को संभालेंगे। 1 अक्टूबर 2024 से ऑफिस का चार्ज ही लेने वाले। अब सवाल ये उठता है कि किनके स्थान पर आए हैं। तो इनके पहले थे फूमियो किशिदा, आप यहां पर देख सकते हैं फूमियो किशिदा। तो ही विल रिप्लेस फूमियो किशिदा एज प्राइम मिनिस्टर। तो इशिबा जो है अगले साल जुलाई 2025 तक पीएम के इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इशिबा प्रेजेंट में डिफेंस और यहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, कृषि और रक्षा मंत्री यहां पे रह चुके हैं। इन्होंने सबसे बड़ी जो घोषणा करी है, इन्होंने अपने कैंपेन में इस बात की घोषणा करी है कि बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसे धीरे धीरे वो क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करने की इन्होंने घोषणा करी है। अब देखिए, जापान के बारे में बात कर रही है तो जापान तो मैंने आपको कई बार आपको लोकेशन दिखाई है। तो आइए जापान की वापस से लोकेशन देखिए ताकि आपके दिमाग में और भी चीजें स्थिर हो जाएं। तो आप यहां पे देखो, ये जापान की लोकेशन है। चाइना आपको यहां पे दिख रहा है। चाइना के आप ईस्ट में जापान को देखेंगे, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, द्वीपीय देश है। अब आप यहां पे जापान को देखोगे तो ये जापान जो है इसके इस तरफ आपको नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया, रशिया और चाइना का हिस्सा देखने को मिलेगा। और यहां पे ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, इसके यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो है होकाइडू, दूसरा यहां पर आप देखो होकाइडू के बाद यहां पर ये होन्शु है, तीसरा शिकोकू है और चौथा क्यूशु है। ये 4 बड़े आइलैंड है जिससे जापान मिलकर के बना हुआ है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहां पे जो करेंसी यूज होती है वो जापानी येन है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, इसे कहते हैं सोमिनसाई फेस्टिवल। सोमिनसाई त्योहार जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जापान के बारे में आपने इतनी सारी चीजें यहां पे जानी। अब दोस्तों, बात यहां पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की आई। हमने यहां पे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है, तो जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली में हुई है, आइए उसके बारे में भी यहां पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे पीछे आप श्रीलंका के प्रेसिडेंट की तस्वीर देख रहे हैं, नए यहां पे राष्ट्रपति बने हैं और इनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके। ठीक है, अभी श्रीलंका को नया प्राइम मिनिस्टर भी मिला है, इनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, चलिए अगले यहां पर देखते हैं। अमेजन के भारत में कंट्री मैनेजर है समीर कुमार। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है फतेमे मोहजेरानी। आईसीसी के जो नए अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं वो है जय शाह। वो कौन है? जय शाह है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने आपको बर्निंग न्यूज में बताया था, काफी ज्यादा न्यूज में है, इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय घटना की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो हसन नसरल्ला ये किस संगठन का, किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख था जिसकी हाल ही में मौत हो गई है? हसन नसरल्ला वॉज द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हु हैज डाइड रिसेंटली? तो हसन नसरल्ला जो है ये हिजबुल्लाह का यहां पे चीफ था, अभी इसको मार गिराया गया है। ठीक है,
एक बम गिराया गया इसके हेडक्वार्टर पर और उसकी वजह से, उस बम की वजह से हिजबुल्लाह की यहाँ पे मौत, हिजबुल्लाह के जो यहाँ पे चीफ है हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले आप इनकी तस्वीर देखिए, ये है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। तो इजरायली हमले में ये मारा गया है और इसकी अभी यहाँ पे पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये वो जगह देख रहे हैं जहां पे बॉम्ब गिराया गया है, आप देखिए, और कितना बड़ा धमाका हुआ है। तो इजरायली सेना ने लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है, वहां पे हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है और वहां पे 80 टन का यहां पे हमला किया गया था, अटैक किया गया था। दोस्तों ये जो हिजबुल्लाह है इसका गठन कब हुआ है? 1982 में इसका गठन किया गया हिजबुल्लाह का, ठीक है। आप हिजबुल्लाह इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन समझे जैसे कि पाकिस्तान में आईएसआईएस चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इलीगली उसे यहाँ पे रिक्रूट करते हैं दुनिया भर से, अपने से यहाँ पे वो बनाते हैं सेना और उसके बाद फिर अटैक करते हैं। तो इनके लड़ाके भी हैं, 1 लाख यहाँ पे लड़ाके आपको देखने को मिलेंगे। तो हसन नसरल्लाह जो है लेबनानी शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का संस्थापक मेंबर भी है, सदस्य भी था, ठीक है दोस्तों। 1992 में ये हसन नसरल्लाह इसका चीफ बना था और अभी प्रेजेंट में हासेम सैफुद्दीन ये हिजबुल्लाह का चीफ बन गया है, ठीक है, इसके मरने के बाद। दोस्तों हासेम सैफुद्दीन जो है 2017 में अमेरिका के द्वारा टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, ठीक है। तो एक प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल यहां पे लगातार काउंटर कर रहा है इसको खत्म करने की, ताकि जो उस वाले रीजन में शांति बनी रहे और उनके ऊपर अटैक ना हो। अब देखिए बात यहां पे निधन की आई है, तो हाल ही में जितने भी निधन हुए हैं उनको भी यहां पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सीताराम येचुरी, तो सीताराम येचुरी कौन है? तो सीपीआई मार्क्सवादी के महासचिव थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लेबनान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इनका क्या नाम है? सलीम होम्स, क्या नाम है इनका? सलीम होस नाम है, ठीक है, जिनका निधन हुआ है। यहां पे सीनियर कांग्रेस के जो नेता हैं वसंत राव चावड़, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। यूट्यूब की जो पूर्व सीईओ है इनका नाम है सुजान वोजस्की और यहां पे पूर्व विदेश मंत्री आप देख रहे हैं नटवर सिंह, इनका भी निधन हो चुका है। बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका रिसेंट में डेथ हो चुका है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घटना से संबंधित है, ठीक है। तो आईफा अवार्ड 2024 की भी घोषणा हो गई है। तो आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आईफा अवार्ड 2024 में जो बेस्ट फिल्म बनी है वो एनिमल को यहां पे घोषित किया गया है, ठीक है। एनिमल मूवी को यहां पे घोषित किया गया है, ठीक है। आईफा वाले भी पता नहीं कैसे मूवी को बेस्ट फिल्म बनाते हैं, तो क्योंकि 12th फेल आपके सामने एक मूवी है जिसने बहुत इंस्पायर किया है हमारे युवाओं को, और 12th फेल में रियल की घटना और एनिमल मूवी में तो आपने देखा ही है क्या कर रहे थे रणवीर सिंह, तो उसके बाद भी, या रणवीर कपूर, ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पे इन लोगों को बेस्ट अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो 24वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में आईफा का जो आयोजन किया गया वो अबू धाबी में किया गया। अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जो आईफा अवार्ड्स का समारोह है नेक्स्ट ईयर जयपुर में होगा, ठीक है, इंडिया में होगा। इस साल ये अबू धाबी यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए इसको होस्ट किसने किया है? शाहरुख खान ने, करण जौहर ने और विकी कौशल ने होस्ट किया था। ये जो आईफा अवार्ड्स है ये नेक्स्ट ईयर 7 मार्च से लेकर 9 मार्च जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया है। अब देखिए आईफा का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, और 2000 से स्टार्ट किया गया है। इसमें उन फिल्मों को सम्मानित किया जाता है जो इंडिया में, यानी हिंदी फिल्मों को यहाँ पे वार्षिक समारोह एक है, वार्षिक पुरस्कार समारोह है। तो जो बेस्ट हिंदी फिल्म होती है उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है, ये जो समारोह है, हर साल दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप जैसे अभी आपको मैं बताया यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया, नेक्स्ट ईयर इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए लास्ट टाइम जो यहाँ पे आईफा पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई थी उसमें सबसे बेस्ट फिल्म थी दृश्यम 2। अब मैं आपको आईफा अवार्ड्स की विजेताओं के नाम बताता हूं जो इस साल यहाँ पे विनर बने हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट फिल्म एनिमल है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बेस्ट एक्टर यहाँ पे शाहरुख खान बनाए गए जवान। तो जवान मूवी कहीं ना कहीं अच्छी मूवी थी और एक मैसेज था उसमें, ये बढ़िया फिल्म थी। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी, और जो कि मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे, इस मूवी के लिए इनको यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सबसे बेस्ट डायरेक्टर है
ट्वेल्थ फेल के लिए विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। सबसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। सबसे बेस्ट सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो ये सारे आपने यहाँ पे विनर्स के नेम यहाँ पे जान लिए। अब आपके पास 3 क्वेश्चन है सामने, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, और तीसरा प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 79 जो सेशन चल रहा है, भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है। हु हैज एड्रेस्ड द 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भारत की तरफ से संबोधित किया है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79 का सेशन चल रहा है। दुनिया भर के अनेक देश के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो यहाँ पे शामिल होते हैं और ग्लोबल मुद्दों पे चर्चा होती है। सितंबर महीने में होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन के एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और 24 से लेकर 30 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो यहां पे रो रहे थे कि भारत जो है बहुत जल्द उनके ऊपर अटैक करने वाला है, भारत पीओके पे हमला करने वाला है और हमें बहुत डर है इस बात से। तो इसका जवाब इन्होंने जयशंकर ने दिया था कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को पीओके को खाली कर देना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान को इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, तभी कोई बातचीत हो सकती है। और दूसरी बात, अगर कभी बात होगी पाकिस्तान से तो वो पीओके के मुद्दे पर बात होगी। तो यहां से आप समझिए कि केंद्र का जो सेंटर का स्टैंड है वो बहुत साफ है कि कुछ दिनों में या कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपको पीओके में कुछ हलचल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट यहां पर हमें सुनने को मिला है, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं हो सकती, ये बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कही है, ठीक है। और पीओके से पाकिस्तान का जो अवैध कब्जा है, जो ये वाला एरिया पीओके का, आप यहां पर देखो ये पीओके है, जहां पर पाकिस्तान की सेना वहां के जो कबीलाई थे उनके साथ अवैध तरीके से घुस गई थी। तो यहां पे भारत लगातार इस बात को कहता रहा है। कई बार आपने प्लेटफॉर्म में देखा होगा कि पीओके से पाकिस्तान के सैनिकों को अब हट जाना चाहिए क्योंकि भारत का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। हेलेन तूफान से किस देश में 52 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। साइक्लोन हेलेन हैज किल्ड 52 पीपल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए हेलेन तूफान जो आया है अमेरिका में आया है। अमेरिका में हेलेन तूफान आया जिसकी तबाही की वजह से लगभग 52 लोगों की यहां पे डेथ हो चुकी, मौत हो चुकी है। तो आप ये तबाही का नजारा देख सकते हैं इस तूफान की वजह से। जो घर है ये यहां पर जमीन पे दिख रहा है किस तरह से बिखरे हुए हैं, हर तरफ यहाँ पे तबाही है। बहुत सारा फोटोज इमेज अगर आप देखेंगे तो घर उड़ गए, ठीक है। तो ये हेलेन चक्रवात जो है अमेरिका में आया, 5 राज्यों में आया। अब तक 52 लोगों की यहाँ पे डेथ बताई जा रही है और कई जगहों पे बाढ़ भी आई है, घर बह गए हैं तूफान की वजह से, ठीक है। तो जो चक्रवात का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया पे पड़ा है। ये दोनों स्टेट हैं जो यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैक्सिको की खाड़ी में आया 100 साल का सबसे बड़ा तूफान है, सबसे बड़ा ये तूफान आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों हाल ही में जापान में भी तूफान देखने को मिला है और चाइना में भी तूफान देखने को मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जापान में कौन सा तूफान आया था तो इसका नाम है टाइफून शानशान और यहाँ पे एम्फिल तूफान। ये दोनों तूफान जापान में आए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइना में कौन सा तूफान आया था तो टाइफून गेमी आया था, ठीक है। ये दोनों तूफान दोनों देशों के बारे में आपको याद रखना होगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और यहाँ पे तूफान आया था मेडागास्कर में, ठीक है। तो इस साल जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था तो एल्वेरो मेडागास्कर के मोराम्बे में आया था, ठीक है। ये चक्रवात जो नाम है एल्वेरो, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम एल्वेरो है, मेडागास्कर के मोराम्बे में आया था। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहाँ पे मिश्र धातु एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे और वो जो एलॉयज हैं वो किससे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा पीतल, जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलाकर के बनाया जाता है, कॉपर और जिंक से। कांसा यानी ब्रॉन्ज
जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन को मिला करके बनाया जाता है। फिर है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकल को मिला करके बनाया जाता है। स्टील कैसे बनता है? लोहा और कार्बन को मिलाकर। जो डच धातु है, डच मेटल, वो तांबा और जस्ता को मिला के बनाया जाता है। तो यहां पर आपको सारी चीजें याद रखनी होगी, एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां पे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्टडी घर एप्लीकेशन के बारे में हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, डेली करंट अफेयर्स की, वो आपको यहां पे मिल जाएगी। जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो ई बुक सेक्शन में आपको यहां पर हर महीने की मासिक पत्रिका, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जीके जीएस के सारे विषयों की ई बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पे डेली टेस्ट देने का मौका मिलता है, करंट अफेयर्स का भी, और इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का भी टेस्ट होता है। आज आपको पेज नंबर 17 पढ़ के आना है। आज मैं कल का रिजल्ट ला नहीं पाया, हमारी टीम कल रात को ऑफ में थी, तो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ नहीं पाया है। तो आज आपको टेस्ट का रिजल्ट मैं दिखा दूंगा, आप टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ही मंथली करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होता है, तो आप हर महीने की मासिक पत्र, हर महीने का टेस्ट लगा सकते हैं, 240 क्वेश्चंस का कंबाइंड, ठीक है। और यहाँ पे 9 मंथ्स की ई बुक आप देख रहे हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक, जो आप इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हैं। आप इसकी फोटोकॉपी निकाल करके पढ़ सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। अब आइए बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो इंडेक्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 पे भारत को कौन सी रैंक मिली है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत की जो रैंक है वो 39 है, भारत को 39 प्लेस मिला है। भारत पहले इस पे 40 प्लेस पर था, पर भारत ने सुधार किया है और भारत 39 प्लेस पे पहुंच चुका है। तो टोटल 133 कंट्रीज में भारत का प्लेस 39 है, ठीक है। तो 2023 में इसी सूचकांक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत 40 प्लेस पर था, ठीक है। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो ऐसे देश जो लगातार आविष्कार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, तो यहां पे उन देशों को इसमें आगे लेके जाया जाता है, ठीक है। इसमें स्विट्जरलैंड जो है ये सबसे टॉप पे है। तो 2007 से ये इंडेक्स हर साल जारी किया जा रहा है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक वीपो है जिसे हम कहते हैं बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसे हम कहते हैं GII, यानी हमसे बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस साल 2024 में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है और सबसे आखिरी स्थान यहां पे अंगोला का है। अंगोला को यहां पे 133 प्लेस मिला है, 133वां स्थान यहां पे दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, स्वीडन सेकंड है, अमेरिका थर्ड है, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ है, फिफ्थ सिंगापुर है, सिक्स फिनलैंड, 7 नीदरलैंड, और यहां पे 9th और 10th डेनमार्क और साउथ कोरिया का है। देखिए अब थोड़ा सा वीपो के बारे में जान लेते हैं। वीपो कैसा संगठन है, कब बना, तो वीपो 1967 में बना है, ठीक है। तो वीपो का मेन मकसद होता है कि जो देश यहां पे नए नए इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, जो यहां पे इनोवेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहां पे उसको संरक्षण देने का काम वीपो करता है, ठीक है। और यहां पे इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 191 कंट्रीज इसके प्रेजेंट में मेंबर है। 1975 में भारत वीपो का मेंबर बना, ठीक है, वीपो का सदस्य बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जिसे हम कहते हैं यहां पे ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसमें भारत 42 प्लेस पर है। सबसे पहले प्लेस पे अमेरिका है। सबसे पहला स्थान किस देश का है, अमेरिका का सबसे पहला स्थान है इस इंडेक्स में। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर। 7 क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे 2024 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो हर साल विश्व हृदय दिवस जो है ये 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 29 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे शरीर का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन, सबसे जो व्यस्त अंग है वो हार्ट है। जब से हमारा जन्म होता है, जब से हमारे मां के पेट में जब अंग बनते हैं, जब हमारा हृदय बनता है, तब से वो जब धड़कना स्टार्ट करता है, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो धड़कता रहता है। जरा सोचिए कि अगर आपका हृदय एक 1-2 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दे,
तो क्या होगा, तो आपके दिमाग में कुछ प्रेशर आया ना। तो विश्व हृदय दिवस जो है ये किस लिए मनाया जाता है? हार्ट रिलेटेड डिसीजेस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आजकल हार्ट डिसीजेस बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप अपने आसपास देख रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलते रहना चाहिए और अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आजकल वेस्टर्न कल्चर चला हुआ है उससे हट करके सादा भोजन और सुबह व्यायाम और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। 2024 की थीम क्या है? यूज हार्ट फॉर एक्शन। देखिए पहली बार ये जो कब मनाया गया था, तो 24 सितंबर 2000 को सेलिब्रेट किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। आपने कार्डियोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस को देखते हैं, डील करते हैं। ये जो हार्ट आप देख सकते हैं ये एकदम लेफ्ट की तरफ लोकेटेड नहीं होता है, थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट होता है, बीच में होता है। और ये 300 ग्राम का होता है, पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको ये बता ही चुका हूं, हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है और पेरिकार्डियम नाम का एक लेयर होता है ये बाहर से, जो इसको कवर करने का काम करता है। और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक नवजात शिशु का जो यहाँ पे हार्ट है वो 160 टाइम धड़कता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है। जब वो छोटा होता है उसके शरीर की ग्रोथ, टिश्यूज रिपेयर के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। सबसे बेस्ट पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया है? हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन अवॉर्डेड अंडर द बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024? तो देखिए इसमें 36 विलेजेस हैं, 36 गांव हैं, जिसको पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 36 गांवों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2024 के सबसे बेस्ट पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा करी है। और यहाँ पर आप जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स देख रहे हैं, और यहाँ देखिए आप जगदीप धनखड़ है, देश के उपराष्ट्रपति हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो ऑनरेबल वाटर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ये यहाँ पे किंजरापू जो है ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव जी पर्यटन मंत्री हैं। तो इसमें 36 गांवों को पुरस्कृत किया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर। अब ये जो पर्यटन मंत्रालय है 2023 में इन्होंने पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, लास्ट ईयर से इसकी शुरुआत हुई है। अलग अलग सेक्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि पर्यटन के क्षेत्र में, समुदाय आधारित पर्यटन के क्षेत्र में, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण जीवंत गांव श्रेणी, ये अलग अलग सेगमेंट में विलेजेस को अवार्ड किया गया है। यानी कि देखिए गांव जो है, आप जानते हैं गांव की कुछ ना कुछ विशेषता है। वहां पर आपको कुछ ऐसा, जैसे किसी भी गांव आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां का बहुत मंदिर फेमस है, वहां पे कोई आर्किटेक्चर, वास्तुकला होगी, वो बहुत फेमस होगा। तो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे गांव को अवार्ड किया गया है। अब मैं आपको 36 गांव तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको हर एक जो सेक्टर है उसमें दो दो गांव के बारे में बता देता हूं, और वो आएगा भी नहीं, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहला साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे छत्तीसगढ़ का दूधमारस गांव है, और जम्मू कश्मीर में आरू गांव है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र में कुमारकोम गांव है जो कि केरल में है, और दूसरा करदे गांव है जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा है समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में चित्रकूट गांव छत्तीसगढ़ में है, मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में है। शिल्प श्रेणी में यानी क्राफ्ट कैटेगरी में, क्राफ्ट तो आप जानते हैं ना कि जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं, तो यहाँ पे सुआलकुची गांव असम में है और प्राणपुर गांव मध्य प्रदेश में है। विरासत श्रेणी में लेजेसी कैटेगरी में यहाँ पे गुजरात में हाफेश्वर गांव है, और आंध्रो गांव मणिपुर में है, और मफलंग गांव मेघालय में है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट हर कैटेगरी में गांव के नेम बता दिए हैं, ठीक है। फिर है आध्यात्मिक और कल्याण श्रेणी, तो ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अहोल बिम गांव है, और बंदोरा गांव गोवा में है, रिकीपीट गांव झारखंड में है। जीवंत ग्राम श्रेणी में हर्षिल गांव उत्तराखंड में है, और गुंजी गांव उत्तराखंड में। ये सारे इंपॉर्टेंट गांव है जो कि अवार्ड किए गए। टोटल 36 विलेज को किया गया है। तो आपको बस ये याद रखना कि इस अवार्ड की घोषणा किसने की है और किस किस सेक्टर में अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के डिप्टी सीएम बने? उदयनिधि स्टालिन हैज बिकम द डिप्टी सीएम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए तमिलनाडु यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा।
तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पे डिप्टी सीएम बना दिया है। तो आप यहाँ पे एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को देख सकते हैं। तो तमिलनाडु देखिए हर जगह परिवारवाद है, हर जगह आप किसी को भी देख, चाहे बीजेपी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब मिलकर के हमें बेवकूफ बनाते हैं, अपने अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे वी सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्रन, डॉक्टर गोवी चेजियान और यहाँ पे एस.एम. नासर, तो इन सभी को तमिलनाडु सरकार मंत्री बनाया गया है। तो आने वाले समय के लिए पहले से ही अपने बेटे को रेडी कर रहे हैं, है ना, ताकि किसी और को मौका ना मिले और राजनीति इनकी चलती रहे। दोस्तों आपको पता है कि जल्लीकट्टू जो है वो कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु का एक लोकप्रिय खेल है, पोंगल के अवसर पे मनाया जाता है जल्लीकट्टू त्योहार। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तमिलनाडु में जो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर रहा। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोकनाथन ने कौन सा मेडल जीता है? देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि धनुष लोकनाथन का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है, पहली बात आप याद रखना। और इनको यहाँ पे कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिला है, कांस्य पदक यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे धनुष लोकनाथन को देख सकते हैं। तो धनुष लोकनाथन ने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में यहाँ पे पदक जीता है और एकमात्र ऐसे भारतीय बन चुके जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में अपना यहाँ पे वेट ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किया है। और किस कैटेगरी में? पुरुषों की 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और इसी में प्रतियोगिता में आप यहाँ पे मार्टिना देवी मैबॉम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी हैं लेकिन पदक जीतने में असफल रही हैं, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैं आपको ये चैंपियनशिप कब हुई है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 9 से लेकर 27 सितंबर के बीच में लियोन स्पेन में इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो रिसेंट में अभी जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं। मैं आपको 2 प्रतियोगिता के बारे में बता रहा हूं। एक घुड़सवारी है, तो सबसे पहला यहाँ पे घुड़सवारी के क्षेत्र में किसने यहाँ पे मेडल जीता है? तो ये फवाद मिर्जा है, ठीक है। तो फवाद मिर्जा ने पोलैंड में हुई थी घुड़सवारी कंपटीशन, वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। फवाद मिर्जा ने 2 बार एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीत चुके हैं ये। तो ये जो यहाँ पर फवाद मिर्जा ने पोलैंड में आयोजित की गई थी स्ट्रेस गोम स्टैंडर्ड शो, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। एक और यहाँ पर देखिए IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूं तो कमल चावला ने इसमें अपना यहाँ पे पहला यहाँ पे मेडल जीता है, ठीक है। तो विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पहला IBSF विश्व 6 रेड यहाँ पे खिताब जीता है। इसके अलावा और भी टीमों को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला, मलकीत सिंह, कीर्तना पांडियान और विद्या पिलाई ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। ये स्नूकर चैंपियनशिप है जो कहां पर हुई है? उलान बटोर में हुई है, मंगोलिया की कैपिटल, यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर कॉम्पिटिशन। दोस्तों यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारे खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे RRR की बारी आती है जहां पर हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? तो वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल्स को पंकज आडवाणी ने जीता। किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। नेपाल अकादमी भारत के किस विश्वविद्यालय नेपाली भाषा और संस्कृति अनुसंधान के लिए समझौता किया है? तो यहां पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ यहां पे समझौता किया गया है। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो धीरज मोहन बनर्जी को यहां पे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। T20 इंटरनेशनल मैच के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियल विसर ने बनाया। इनका संबंध किस देश से है? तो समोआ से इनका रिलेशन है। दोस्तों आज मंथली करंट अफेयर्स आने वाला है, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना मत भूलिएगा। टाइम आपकी 10 बजे है, 10 बजे आप सभी को तैयार रहना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉप्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR का शुभारंभ किसने किया है? तो यहां पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहां पे इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, शुभारंभ किया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो शक्तिकांत दास को यहां पे A+ रेटिंग मिली है जो कि RBI के प्रेसिडेंट में गवर्नर है।
विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कितने देशों के आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो ये 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसरो के द्वारा अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? तो अगले 5 सालों में 70 सैटेलाइट यहां पे लॉन्च किए जाएंगे। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जा चुका है 23 अगस्त को। इसी दिन हमने यहाँ पे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की थी, साउथ पोल पर लैंड हुए थे हम यहाँ पे चंद्रमा पे, और पहले ऐसे देश बने थे, चौथे देश थे जिन्होंने यहाँ पे लैंडिंग की है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी? तो इनका नाम है डायना पंडोले। क्या नाम है इनका? डायना पंडोले इनका नाम है। दोस्तों 28 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल था संडे, तो संडे के दिन हम यहाँ पे जो है वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो 28 सितंबर को सैटरडे था। सैटरडे को जो करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया है आपका उसका रिवीजन होने वाला है। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पाते हैं। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जीसी मुर्मू बने, गिरीश चंद्र मुर्मू बने। सीएम 7 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सीएम 7 स्कीम त्रिपुरा राज्य में स्टार्ट की गई है। मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बना है? तो ये उड़ीसा का है, पीवीटीजी ग्रुप। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है वो भारत है। कौन है? भारत। 500 टी20 मैच खेलने वाला दुनिया का छठा खिलाड़ी कौन बना है? तो डेविड मिलर है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। बी वन लाल वन्ना किस देश पे भारत के राजदूत बने हैं? तो कंबोडिया में भारत के राजदूत बने हैं वी वन लाल वन्ना। ठीक है। धूल मुक्त ड्राइव का आदेश किस यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल ने दिया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसको आदेश दिया है, ताकि आने वाले समय में दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कम किया जा सके। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो टूरिज्म डे है ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस देश ने स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से 8 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? तो यहां पे चाइना ने यहां पे लॉन्च किया है। किस राज्य में 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम यहां पे तस्यांग तेसो पीक रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में चोटी का नाम रखा गया है। दोस्तों यहां पे ल्यूसेंट जीके में आज हम इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के प्रश्नों को। आइए यहां पे देखते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये बिहार, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। यहां पे चूड़ियों के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? जो ह्यूमन फॉसिल है ये कहां से मिला है? तो नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली। ठीक है, हथनोरा नाम की जगह है जहां पे मानव की खोपड़ी मिली थी। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो भारत की इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कल्चर कौन सा है? प्राचीनतम, सबसे पुराना आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरा पाषाण, नव पाषाण, देखिए पूरा पाषाण ही होगा सबसे पुराना। ठीक है, जहां पे लिखने का और यहां पे लिखने की कला नहीं थी लोगों के पास। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहां पे स्थित है? तो एक फेमस रॉक पेंटिंग है, और जो आपसे पूछा जा रहा है भारत में विश्व शैल चित्रकला कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीमबेटका की गुफा। ठीक है, भीमबेटका की गुफा आपको याद रखना है। भीमबेटका सबसे बड़ा यहाँ पे स्थल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। चिरानपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो यहां पर आपको नवपाषाण काल के यहां पे अवशेष आपको देखने को मिले हैं। बिहार में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। दोस्तों 30 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। यहां पे 30 सितंबर का आइए देखते हैं। मिशेल बर्नियर किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो मिशेल बर्नियर जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे वो इनका निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो चुका है? ठीक है। आईफा अवार्ड 2024 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आर एन रवि किस राज्य के यहाँ पे गवर्नर है? तो आर एन रवि तमिलनाडु राज्य के गवर्नर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहला स्थान किस देश को मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहला स्थान स्विट्जरलैंड को है, और भारत का स्थान 39 है। ठीक है, आपके लिए सवाल है आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आप यहां पर स्टैटिक जीके बुक का आज पेज नंबर 17 पढ़ लीजिएगा।
और ये स्टैटिक जीके बुक अभी तक हमने 16 पन्ने तक कवर कर लिए हैं और ये बुक आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। यहाँ पे टोटल 81 टॉपिक्स हैं। आप वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे पीडीएफ भी है जहां पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर सभी टॉपिक कवर किए गए, मिसलेनियस टॉपिक कवर किए गए। धीरे धीरे हम पेज बाय पेज इसको खत्म कर रहे हैं। डेली आपका टेस्ट होता है और अब तक हमने 16 पन्नों का टेस्ट कर लिया है। 1.5-2 महीने में इस पूरी बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे। सारे टॉपिक हमारे स्टैटिक के भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी क्लास भी चल रही है, आप बुक भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, तो जीके और करंट अफेयर्स की टेंशन आपकी हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, आज के मंथली करंट अफेयर्स में, जो आपकी क्लास 10 बजे होने वाली है। तो तैयार रहिएगा मंथली करंट अफेयर्स सेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।